नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। आज हमारा वीडियो जो है वो MCQ के ऊपर होने वाला है। क्लास 12 हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां। चैप्टर 1 है, क्लास 12 है, हिस्ट्री है और ये MCQ सीरीज है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है राखी गढ़ी किस राज्य में है? राखी गढ़ी किस राज्य में है? ये हरियाणा राज्य में है। भारत का एक बहुत ही प्यारा राज्य हरियाणा, यहाँ पे उपस्थित है राखी गढ़ी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राखी गढ़ी कहाँ है तो आप बताएंगे हरियाणा में है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है लोथल डैश राज्य में है। किस राज्य में है लोथल? लोथल गुजरात में है, जहां पुरातत्वविदों ने बहुत तरह की खुदाई करके बहुत तरह की चीजें निकाली और हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता में किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए थे? हड़प्पा संस्कृति में जो लोग रहते थे उनका संबंध किन देशों के साथ था? संबंध कहने का मतलब है बिजनेस में, व्यापार में किस तरह का संबंध था? तो ईरान, इराक और मिस्र, ये यहाँ पे पानी के माध्यम से जाते थे, व्यापार करते थे और फिर वापस आ जाते थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ था? 1955 में हुआ था। 1955 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई होना शुरू हो गया था। अगला प्रश्न कहता है समन कौन थे? समन कौन थे? समन ऐसी महिलाएं और पुरुष होते थे जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने सामर्थ्य का दावा रखते थे। अरे भैया, ये डाइन जोगिन थी उस समय की सिंधु घाटी सभ्यता में। ये जिसको हम समन कहते हैं, जादू वादू टोना तंत्र मंत्र करती थी और कहती थी हमारा तो डायरेक्ट लिंक है बाबा के पास, ऊपर भूत प्रेत से हम इलाज कर देंगे, जादू टोना करके इलाज कर देती थी। और ऐसी महिलाएं एवं पुरुष जो जादू टोना करती थी, इलाज करने का दावा करती थी, भगवान से डायरेक्ट फोन पे बतियाने का दावा करती थी, उसको हम समन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथा के बारे में पता लगता है किस चीज से? तो मातृ देवी की मूर्ति से पता चलता है, शिव के मुहर पर मिला चित्र से पता चलता है, वृक्ष एवं प्रकृति की पूजा से। मतलब उपरोक्त सभी ये सारी चीजें जितनी भी है ना, उससे हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथाओं, धार्मिक लगाव, धर्म के प्रति स्वेच्छा से पूजा करने के तरीकों के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसमें एक समान क्षितिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना सही समझा? देखिए ये थे REM व्हीलर, जिन्होंने क्या कहा एक समान क्षितिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय हम टीले के स्तर पर विन्यास का अनुसरण करना सही समझते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था 2 साल पहले एग्जाम में, इसलिए इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नेक्स्ट लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन बने? तो अलेक्जेंडर कनिंघम इनका नाम है। अगला प्रश्न कहता है पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह से किसने अनदेखा किया? जॉन मार्शल ने। किसने? पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह से जॉन मार्शल ने अनदेखा किया था। जॉन मार्शल भी उस समय के पुरातत्वविद के हेड थे। अगला प्रश्न देखते हैं द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसने लिखी थी? SN राव ने लिखी थी। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसने लिखी? SN राव के द्वारा यह लिखी गई थी पुस्तक। आगे हम देखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की थी? 1924 में की थी। एक लंदन पत्रिका आती थी उस समय, उसमें किया था। लंदन पत्रिका में 1924 में ये बात को ऐलान किया था। आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं। ओमान से क्या लाया जाता था? तो ओमान से ना तांबा लाया जाता था। हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे वो ओमान चले जाते थे नदी के माध्यम से, नाव से, जहाज से, और वहां से क्या लाते थे? तांबा लाते थे। तांबा वहां से यहाँ पे लाया जाता था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। पुरातत्वविदों ने किस क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया है?
खेतरी से मिले साक्ष्यों को, पुरातत्वविद जो हैं उन्हें खेतरी से जो भी साक्ष्य मिले हैं उनको गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है? मतलब समुद्र तट के पास की जो बस्तियां हैं वो है नागेश्वर और बालाकोट। ये समुद्र तट के समीप स्थित बस्तियां हैं। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। डैश एक मुलायम पत्थर है। सिलखड़ी जो है, सिलखड़ी वो एक मुलायम पत्थर है। सिलखड़ी एक मुलायम पत्थर होता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। छेद करने से उपकरण कहां से मिले हैं? छेद करने के मतलब जो होल करने के लिए मशीन था या उपकरण कह सकते हैं, वो कहां से मिले हैं? वो मिले हैं लोथल से भी मिले हैं, चहुंदरों से भी मिले हैं और धौलावीरा से भी मिले हैं। ये सभी जगह से आपको छेद करने वाले उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या मनके के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए, कार्निलियम और जैस्पर भी मनके के निर्माण में उपयोग में लाया जाता था। क्वार्ट्ज और सिलखड़ी भी मनके के निर्माण में उपयोग किया जाता था। तांबा और कांसा भी उपयोग किया जाता था। सोना, शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी से भी मनके बनाए जाते थे। तो आप कह सकते हैं उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर है। आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो शिकार करना जो है ना, ये जो शिकार उकार करना है, जानवरों को मारना है, छेद करना है, तीर चलाना है, बंदूक चलाना है, भैया इसमें शिल्पकार का क्या काम है? शिल्पकार का काम तो मूर्ति बनाना है। तो इसमें जो आपको अगर पूछा जाए मनके बनाना, तो ये गलत है। शिकार करना जो है ना वो शिल्पकार का काम नहीं होता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। डैश एक छोटी सी बस्ती थी जो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। चहुंदड़ों का जो बस्ती था, चहुंदड़ों का जो बस्ती था वो मेनली क्या काम करता था? शिल्पकारी का काम करता था। इनकी जो पूरी बस्ती थी वो सिर्फ और सिर्फ शिल्पकारों के साथ काम करते थे, शिल्पकारी वाले काम करते थे। मूर्ति बनाना वगैरह वगैरह और सब चीजों का डिजाइन बनाना, ये सब चहुंदड़ों के अंदर ही आता था। इनकी बस्ती में मेनली शिल्पकारों वाले काम ही होते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। फायांस के लघुपात डैश से प्राप्त हुए हैं? देखिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। फायांस जो है उसमें वो परफ्यूम वगैरह रखा जाता था, सेंट वगैरह, तो कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। मगान नाम किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया गया है? ओमान के लिए। ये जो मगान नाम है वो ओमान के क्षेत्रों के लिए बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मेसोपोटामिया के लेख डैश के नाविकों के देश कहते हैं? मेलुहा। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। मेलुहा जो था उसमें ज्यादातर जो लोग थे ना, व्यवसायी थे, वो नावों से कभी इधर से उधर, जैसे सिंदबाद द सेलर वाला स्टोरी सुने हैं ना, हमेशा जहाजों से घूमता रहता था, वैसे ही जो मेलुहा थे इनको ना मेसोपोटामिया के लोगों ने नाविकों का देश कहा है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। हाजा पक्षी क्या था? हाजा पक्षी मोर था। मोर को ना हाजा पक्षी कहा जाता था। हाजा पक्षी मोर को कहा जाता था, पीकॉक को कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, हड़प्पाई बाट किस पत्थर से बनाई जाती थी? चर्ट से। चर्ट एक पत्थर का नाम है जिससे हड़प्पाई बाट मतलब किलो वगैरह जो होता है तौलने के लिए, उसका निर्माण किया जाता था। आगे का प्रश्न कहता है, मोहनजोदड़ो में लगभग डैश कुएं थे? 700 कुएं थे मोहनजोदड़ो के संस्कृति के अंदर। मोहनजोदड़ो की संस्कृति के अंदर लगभग 700 कुएं पाए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, मोहनजोदड़ो का निचला शहर डैश भवनों का उदाहरण है? आवासीय भवन। आपको मैंने बताया था चैप्टर पढ़ाने समय कि दो तरह से इन्होंने अपने निवास स्थान को बांटा था, एक था ऊपर और एक था नीचे। ऊपर वाले हिस्से को दुर्ग कहा जाता था और नीचे वाले हिस्से में ये लोग खुद अपना आवास बना के रहते थे। ऊपर दुर्ग की तरह ये लोग घेर के रखते थे ताकि किसी पूरे समाज में अगर कोई काम हो तो ये लोग वहां पे जाके सभा भवन में अपना उपयोग उसका करते थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, डैश और डैश में पूरी बस्तियां किलेबंद थी। धौलावीरा और लोथल में जो है वो पूरी बस्तियां जो थी वो किलेबंद तरीके से बनाई गई थी। ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में इसे बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को किस पद्धति के अनुसार बनाया गया था? ग्रिड पद्धति के अनुसार। चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आपको कि ग्रिड पद्धति क्या होता है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कों के किनारे नाले बनाए गए हैं वो ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाए गए हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? जल निकास प्रणाली। ये जो अपने घरों से सड़कों को किनारे जो नाले निकाल के शहर से बाहर ले जाते थे और नाले को खुला नहीं छोड़ते थे, ऊपर से ढक देते थे, ये इनकी विशेष तरह की प्रणाली थी जो आज भी हम अपने शहरों में गाँव में उपयोग में लाते हैं। बस्तियां थी, अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो में जो बस्तियां हैं वो कितने हिस्सों में विभाजित थी, तो आप बताएंगे कि मोहनजोदड़ो की जो बस्तियां थी वो 2 हिस्सों में विभाजित थी, 2 अलग अलग हिस्सों में इसे बांटा गया था। मैंने आपको बताया था कि चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो आपको मैं मोहनजोदड़ो की बस्तियों के बारे में बताया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय पुरातत्व का जनक डैश को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का अगर जनक की बात की जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही हम भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल जो है वो हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली बार किसी चीज की अगर खोज हुई थी तो वो हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है धौलावीरा किस राज्य से संबंधित है? तो धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य से अपना संबंध रखता है। गुजरात में ही धौलावीरा है जहां से पुरातत्वविदों को बहुत तरह की जानकारियां प्राप्त हुई। नेक्स्ट प्रश्न कहता है जुते हुए खेत के साक्ष्य डैश से प्राप्त होते हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो राजस्थान के कालीबंगन जगह से प्राप्त होता है, जहां से यह पता चला है कि उस समय खेतों पे जुताई भी होती थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है नहरों के कुछ अवशेष डैश से प्राप्त हुए हैं? अफगानिस्तान में सोतघई, जो सोतुघई है वहां से हमें नहरों के अवशेष प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहां से मिलते हैं? मिट्टी के हल के प्रतिरूप जो है वो चेलिस्तान और बनावली से प्राप्त हुए। जो चेलिस्तान और बनावली हैं यहां से मिट्टी के हल हमें प्राप्त हुए। अगला प्रश्न हमारा कहता है पुरातत्वविद डैश शब्द का प्रयोग पुरातन वस्तुओं के समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं? संस्कृति। इसका उत्तर संस्कृति है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातन वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है हड़प्पाई मोहर डैश पत्थर की बनाई जाती थी? तो हड़प्पाई जो मोहर है वो सेलखड़ी पत्थर से बनाया जाता था जो बहुत ही मुलायम हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है हड़प्पा अथवा सिंध घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो हड़प्पाई मोहर। हड़प्पा अथवा सिंध घाटी की सभ्यता का सबसे विशिष्ट पुरावस्तु जो है उसे हम हड़प्पाई मोहर के नाम से जानते हैं। प्रश्न हमारा कहता है मोहनजोदड़ो डैश नदी के तट पर स्थित था? तो सिंधु घाटी जो है सिंधु नदी यहीं से, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी भी रखा गया। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पे मतलब किनारे पे स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कालीबंगन वर्तमान में डैश में स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगन जो जहां से ये हिंदू घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पाई संस्कृति की खोज हुई है वो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कहता है हड़प्पा डैश नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा संस्कृति की अगर बात कर ली जाए तो ये रावी नदी के किनारे या फिर आपके तट पे स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कहता है हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता था? तो नहर का भी किया जाता था, कुएं का भी किया जाता था और जलाशय का भी किया जाता था। हड़प्पाई संस्कृति के जो लोग थे वो अपने खेतों में सिंचाई के लिए नहर, कुएं, जलाशय इन सभी चीजों का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न कहता है मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे जाता है? रखाल दास बनर्जी को ही मोहनजोदड़ो के खोज का पूरा क्रेडिट जाता है। रखाल दास बनर्जी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है मृतकों का टीला डैश का शाब्दिक अर्थ है? चैप्टर पढ़ाते समय मैंने समझाया था कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, प्रेतों का टीला, क्या कहते हैं लाशों का टीला, ये सब क्या है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो हड़प्पा का खोज जो है वो दयाराम साहनी को जाता है। दयाराम साहनी हड़प्पा संस्कृति के खोज के मेन क्रेडिट इनको भी जाता है। अगला प्रश्न है हमारा वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में है? पाकिस्तान में है। अभी की अगर बात कर ली जाए वर्तमान में तो पंजाब प्रांत में, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत है वहां पे अभी आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जगह मौजूद हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से नहीं परिचित थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग जो थे ना वो लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए लोहे से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि परिचित ही नहीं थे तो कहां से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो खुदाई से प्राप्त हुए अवशेष, जो खनन हुआ, जो खुदाई हुआ, उससे जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वही हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। हम वहीं से अनुमान लगा पाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किन किन सब चीजों का उपयोग होता था। अगला प्रश्न हमारा कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, जब ये लाहौर से ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही थी, तब जाके एक इंजीनियर ने देखा कि भाई ये ईंट सब कहां से आया है, तो पता चला कि ये ईंट वहां से खोद के लाया गया है, फिर वहां पे खुदाई हुआ, तब जाके पता चला कि यहाँ पे एक सभ्यता निवास करती थी। इस तरह से आपका क्लास 12 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का जो एमसीक्यू है वो समाप्त हो चुका है। यदि कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।